अपने वीरान से फ्लैट से निकलकर मैं समय काटने के लिए सामने पार्क में चला गया। जिंदगी जीने और काटने में बड़ा अंतर होता है। पार्क के 2 चक्कर लगाने के बाद मैं दूर एकांत में रखी बेंच पर बैठ गया। यह मेरा लगभग रोज का कार्यक्रम है। मैं अंधेरा होने तक यहीं पड़ा रहता हूँ। बाग के पास कुछ नया बन रहा था। वहां की पहली सीढ़ी अभी ताज़ा थी, इसीलिए उसको लांघकर सीधे दूसरी सीढ़ी पर पहुंचने में लोगों को परेशानी हो रही थी। मैं लोगों की असुविधा को देखते हुए हाथ बढ़ाकर उन्हें ऊपर खींचता रहा। बड़े बूढ़ों का पांव कांपता देख मैं पूरी ताकत से उन्हें ऊपर खींच रहा था, पर आहिस्ता से। हाथ दीजिए, कहकर मैं लगातार उस औरत को आगे आने को कहता। वह हर बार हिचकिचाकर सीढ़ियों के बगल में खड़ी हो जाती। हल्के भूरे रंग के सूट के ऊपर सफ़ेद चुन्नी से उसने अपना सिर ढांप रखा था। मैंने फिर से आग्रह किया, हाथ दीजिए, अब तो अंधेरा भी शुरू होने वाला है। उसने धीरे से मुझे अपना हाथ पकड़ाया। मैंने जैसे ही उसके हाथ को स्पर्श किया, उसके कोमल स्पर्श ने मुझे भीतर तक हिला दिया। इसी प्रक्रिया में उसे सहारा देते समय उसकी चुन्नी सिर से ढलकर कंधे पर आ गई। उसने मुझे देखते ही कहा, तब तुम कहाँ थे जब मैंने इन हाथों का सहारा मांगा था? तुम नैना हो ना? मैंने हैरान होकर पूछा। शुक्र है, तुम्हारे होठों पर मेरा नाम तो है। कहते कहते उसकी आंखों में पानी आ गया और वह सीढ़ियों से हटकर एक कोने में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे वहां आ गया। वह बोली, मैंने तो परसों तुमको पार्क में देखा तो इन आंखों को सहज विश्वास ही नहीं हुआ कि तुम ही हो। कैसे हो? ठीक ही हूँ, मैंने बुझे मन से कहा और उसका पता जानने के लिए अधीर होकर पूछा, यहाँ कहाँ रहती हो? सेक्टर 18 में। मेरे बड़े भाई वहीं रहते हैं। जब मन बहुत उदास हो जाता है तो यहाँ आ जाती हूँ। मैं उसके चेहरे को देखता रहा। उसके बाल समय से पहले सफेदी पर थे, पर उसकी सफेद चुन्नी और सूनी मांग देखकर मैं सहम सा गया। कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा सका। दोनों के बीच में सन्नाटा पसर गया था। भाव व्यक्त करने के लिए शब्दों का अभाव लगने लगा। वर्षों की चुप्पी के बाद भी शब्दों को तलाशने में बहुत समय लग गया। खामोशी को तोड़ते हुए मैंने कहा, चलो दूर पार्क में चलकर बैठते हैं। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वह मेरे साथ चल दी थी। उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए मैं बेहद उतावला हो रहा था, पर बातें शुरू करने का सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था। मरकरी लाइट के पोल के पास नीचे हरी घास में हम दोनों एक दूसरे की मूक सहमति से बैठ गए, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में बैठा करते थे। उसके शरीर से छूकर आने वाली ठंडी हवा मुझे भीतर तक सुखद एहसास दे रही थी। और कौन कौन है यहाँ तुम्हारे साथ? मैंने डूबते हुए दिल से पूछा। कोई नहीं, बस मैं, भैया, भाभी और उनकी 8 साल की बेटी। और तुम्हारे साथ कौन है? बस मैं ही हूँ। मेरा स्वर उदास हो गया। बातों बातों में उसने बताया कि शादी के 10 साल बाद ही उसके पति एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। एक बेटी है जो पढ़ती है, वहीं हॉस्टल में रहती है। संयुक्त परिवार होने के नाते सब कुछ वैसा चला जो नहीं चलना चाहिए था। उस घर में रहना और ताने सहना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। पति के गुजर जाने के बाद कुछ दिन तो सहानुभूति में कट गए। उसके बाद सबने अपने अपने कर्तव्यों से इतिश्री मान ली। पिछले साल बेटी के हॉस्टल जाने के बाद थोड़ी राहत सी महसूस की, पर मन बहुत ही उदास और अकेला हो गया। जिंदगी की लड़ाइयाँ कितनी भयंकर होती हैं। मन बहुत उदास होता है तो कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती हूँ। यह सब बताने के बाद वह बिलखती रही और मैं पाषाण बना चुपचाप उसका रुदन सुनता रहा। मेरे मन में इस इच्छा ने बार बार जन्म लिया कि किसी न किसी बहाने उसे स्पर्श करूं, उसको सीने से लगाऊं, उसके लंबे केसों को सहलाकर उसे चुप करा दूं, पर शुरू से ही संकोची भाव का होने के कारण कुछ भी न कर पाया। मेरी आंखें भर आईं। मैं मुंह दूसरी तरफ करके सुबकने लगा। एक लंबी ठंडी सांस लेकर मैंने कहा, पता नहीं यह संयोग है कि तुम्हें एक बार फिर से देखने की हसरत पूरी हो गई। बातों का क्रम बदलते हुए उसने अपनी आंखों को पोंछा और बोली, तुमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। मेरे पास तुम्हारे जैसा बताने लायक तो कुछ नहीं है। मैंने कहा तो गहरे उद्वेग के साथ कही गई मेरी बातों में छिपी वेदना को उसने महसूस किया और मेरा हाथ जोर से दबाकर सब कुछ कहकर मन हल्का करने का संकेत दिया। अपने से कहीं ऊंचे स्तर के परिवार में मेरा विवाह हो गया। पत्नी के स्वच्छंद व स्वतंत्र होने की जिद ने मुझे डंस लिया। अत्यधिक धन संपदा ने भी इसको मुझसे दूर ही रखा। बात बात पर झगड़कर मायके जाना और मायके वालों का मेरी पत्नी पर वरद हस्त कुल मिलाकर हमारे बीच की दूरियां बढ़ाता ही रहा। वह चाहती थी
कि मैं घर जमाई बनकर हर ऐसो आराम की वस्तु का उपभोग करूं, मगर मेरे ज़मीर को यह मंजूर नहीं था। एक दो बार मेरे माता पिता उसे मनाने समझाने भी गए, पर उन्हें तुच्छ व असभ्य कहकर उसने बेइज्जत किया। फिर मैं वहाँ नहीं गया। मेरे जुड़वा बेटा बेटी हैं, उसी के पास रहते हैं। जब कभी मेरा मन बच्चों से मिलने को चाहता है, मैं उन्हें कहीं बाहर बुलाकर मिल लेता हूँ। उनके मन में मेरे प्रति न प्यार है न नफरत। जब से मेरे ससुर जी का देहांत हुआ है, उसने दोनों बच्चों को हॉस्टल भेज दिया है। पत्नी के मन में आज भी मेरे प्रति नफरत कूट कूट कर भरी है। सारा जीवन यूं ही बीत गया। जीवन कैसा भी बीते, पर उसे छोड़ने का मन ही नहीं करता। धीरे धीरे यह दर्द मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। फिर तो अकेले ही जिंदगी जीने की जंग शुरू हो गई, जो आज तक चल रही है। मैं पिछले 3 सालों से इसी शहर में हूँ और पास ही के एक बैंक में मैनेजर हूँ। बस यही मेरी कहानी। हम दोनों ही अतीत की यादों में खो गए। जिंदगी की किताब के पन्ने पलटते रहे और एक एक पड़ाव जांचते रहे। यही भटकाव कभी कभी आदमी के भविष्य की दिशा तय कर देता है। रात काफ़ी घिर चुकी थी। बड़े बेमन से हमने एक दूसरे से विदा ली। नैना से मिलने के बाद मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया था। खाना खाने का मन नहीं था, इसीलिए मेहरी को दरवाजे से ही वापस भेज दिया। मैं चाय का गिलास लिए ड्राइंग रूम में बैठ गया। सहसा स्मृति कलश से फिर एक स्मृति उभर कर मुझे कई बरस पीछे ले गई। मेरे विचारों के तार कब अतीत से जुड़ गए पता ही न चला। उस छोटे से शहर में कॉलोनी के कोने वाले मकान में वे लोग नए नए आए थे। माँ प्रतिदिन सवेरे टहलने जाती, तो नैना की माँ का भी वही नित्य कर्म था। हम अपनी अपनी माँ के साथ पार्क में आते और जब तक माँ टहलती, हम पार्क में एक तरफ बैठकर बातें करते रहते। हम उम्र होने के कारण हमारी आपस में बहुत बनने लगी। खेलते खेलते कब जवान होकर एक दूसरे के करीब आ गए पता ही न चला। दिन बीतते गए, हमारी खुशियों का कोई अंत नहीं था। मगर एक दिन सूर्योदय होने से पहले ही सूर्यास्त हो गया। उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा और वे सदा के लिए संसार से कूच कर गए। इस तरह एक दिन उस परिवार पर कहर टूट पड़ा। उस रोज की शाम हर रोज की तरह नहीं हुई। जब तक मैं कॉलेज से आया, उनका सामान ट्रक में लादा जा चुका था। पता चला वे लोग पुनः अपने घर जा रहे हैं। मैं नैना से मिल भी नहीं सका। उससे मिलने की हसरत मन में सिमट कर रह गई। न तोप चली, न तलवार, न सुई चली, न नस्तर, पर हृदय पर ऐसा गहरा आघात लगा कि मैं ठीक से संभल ना पाया। वह साल बेहद उदासी में बीता। मैं पार्क में बैठकर पुरानी यादों को दोहराता रहा। मेरे पास उसका अब कोई संपर्क सूत्र भी नहीं था। एमकॉम करने के बाद मेरी बैंक में नियुक्ति हो गई, तो मुझे देहरादून जाना पड़ा। बातों का सिलसिला इसके बाद जाकर थम गया, लेकिन उसकी यादें मेरे मन में बनी रहीं। एक बार दिवाली पर घर आया तो माँ ने यूं ही दिल के तार छेड़ दिए। तुझे याद है, हमारे पड़ोस में वर्मा जी रहते थे, वही जिनकी बेटी नैना के साथ तू अक्सर खेला करता था। हाँ, मेरा दिल धक से कर गया। कहाँ है वह? पिछले दिनों उसकी माँ का फोन आया था। अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने लगी। तो क्या कहा आपने? मैंने उत्सुकता से सांसें थाम कर पूछा। मैं भला क्या कहती? जब भी तुझसे रिश्ते की बात करती तो टाल जाता था। मुझे लगा तेरे मन में कोई और है और जब समय आएगा तो खुद ही बता देगा। नहीं माँ, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना है। मैंने सारा संकोच त्याग कर माँ से मनुहार की। चाहो तो एक बार फिर से बात करके देख लो। और जब तक माँ ने बात की, बहुत देर हो चुकी थी। माँ ने रुआसी सी होकर बताया कि नैना की शादी तेरे साथ करने को उनका बड़ा मन था और नैना की भी रजामंदी थी, पर समय से मैं कुछ जवाब न दे सकी तो वे उदास हो गईं। अब तो नैना की सगाई भी हो चुकी है। मेरा दिल भारी हो गया और अगले दिन ही मैं वापस देहरादून चला आया। उस जैसा फिर मन को कोई प्यारा न लगा। मैंने उसका अस्तित्व ही भुला देना चाहा, पर भूलने के लिए भी मुझे हमेशा याद रखना पड़ा कि मुझे उसे भूलना है, जो सहज न हो सका। आज इतने सालों के बाद सारी बातों की पुनरावृत्ति ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैंने धीरे से आंखें मूंद ली, पर फिर भी आंसू का एक कतरा न जाने कहाँ से निकलकर मेरे गाल पर आ गया। अगले दिन सुबह घूमने के लिए मैं बाहर जाने लगा तो दरवाजे पर नैना को देखकर रुक गया। हैरानगी से पूछा, नैना तुम घूमने जा रहे हो? चाय नहीं पिलाओगे? देखूं तो तुम अकेले कैसे रह लेते हो। उसके शब्दों के इस आक्रमण से मैं सकपका सा गया, परंतु उसके साथ रहने का कोई मौका भी नहीं गंवाना चाहता था। सो बोला, चलो आज सैर रहने देता हूँ। नहीं तुम जाओ, तब तक मैं चाय तैयार करती हूँ। अपने होठों पर चिरपरिचित मुस्कान के साथ नैना बोली, नित्य कर्म नहीं छूटना चाहिए, चाहे शरीर छूट जाए। उसने यह उसी अंदाज में कहा
जैसे पार्क का चौकीदार टहलने वालों से कहा करता था। हम दोनों बीती बातों को याद कर हंस पड़े। वह मेरे साथ ही घर के अंदर आ गई। दिन पखेरु की तरह उड़ने लगे। जिंदगी ने खुद ही खुशनुमा वारदात की शुरुआत कर दी। हमारा मिलना जुलना लगातार जारी रहा और निरंतर एक दूसरे को सहारा देते रहे। उसने भी अपनी छुट्टियां बढ़वा लीं। उस दिन दोपहर से ही मेरा मन बहुत बेचैन और क्षुब्ध था। शाम होते होते उसने वह बात बता दी जो मैं पहले से ही जानता था। मेरे पास आते ही साड़ी के पल्लू को उंगलियों पर इस तरह लपेट रही थी जैसे कोई महत्वपूर्ण बात कहने की भूमिका सोच रही हो। मेरे स्कूल की छुट्टियां समाप्त होने जा रही हैं, कल वापस चली जाऊंगी। यह सुनकर मुझे काठ मार गया। मैं तड़प उठा। बेहद धीमी आवाज में डूबते हुए दिल से पूछा, फिर कब लौटोगी? क्या फैसला किया है? कुछ फैसले हिसाब लगाकर नहीं किए जाते, जिंदगी खुद ही कर देती है। फिर भी मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था। मैं नहीं जानती। वह रुआंसी सी हो गई। फिर खुद को नियंत्रित कर लड़खड़ाते शब्दों में पूछा, तुम? मेरा क्या है? जब तक मन चाहा रह लूंगा। फिर ढलते सूरज का क्या क्या पता कब अस्त हो जाए। ऐसा क्यों कहते हो? कहते हुए नैना ने मेरे कंधे पर सिर टिका दिया। मेरी सिसकियां रुलाई में फूट पड़ी। प्रेम का एहसास इतना गहरा होता है, मैंने कभी सोचा भी न था। एक दूसरे के बाहों पास में बंध गए। आखिर वह मनहूस घड़ी आ ही गई। मैं उसे स्टेशन तक छोड़ने गया। गाड़ी के जाने तक मैं भाग तोड़ कर उसके लिए पानी और फलों का इंतजाम करता रहा। बड़े भारी मन से मैंने उसे विदा किया। मुझे लगा लगातार मेरे शरीर का एक हिस्सा कटता जा रहा है, पर मुझे तो अपने हिस्से की पीड़ा भोगनी थी, उसे अपने हिस्से की। नैना क्या गई, मेरा सारा सुख चैन ही चला गया। मुझे सब कुछ वीरान सा लगने लगा। बरसों तक जो बात सीने में छिपी थी वह फिर से पपड़ी बड़े घाव को कुरेद गई। वह न मिलती तो अच्छा था। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था ताकि रास्ते में मुझे कोई रोता हुआ न देख ले। नैना की यादों ने मुझे तोड़कर रख दिया। उसके बिना कुछ भी करने को मन न करता। जब मन ज्यादा बेचैन होने लगता तो उसे लंबे लंबे पत्र लिखता और फाड़ कर फेंक देता। इस उम्र में जब मैं जिंदगी को समेटने में व्यस्त था, नैना के प्रति इतनी चाहत बनी रहेगी, यह पहले पता होता तो उससे कभी न मिलता। घंटे दिनों में बदल गए, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में। हमारे बीच निरंतर संपर्क बना रहा। फोन की हर घंटी पर मैं दिल की धड़कन में तेजी महसूस करता। मेरा रिटायरमेंट स्वीकृत हो गया। मैंने शहर से दूर पहाड़ी पर बनी कॉलोनी में एक फ्लैट ले लिया और जब नैना को इस बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुई। उसने पूछा, कब तक कब्जा मिलेगा? वह तो सब मिल चुका है, बस गृह प्रवेश बाकी है। अच्छा, कब कर रहे हो गृह प्रवेश? जब तुम आ जाओ। मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। 14 मार्च के दिन सुबह से ही मैंने घर धुलवाकर गेंदे की 2 मालाएं दरवाजे पर लटका दी थीं और मौली में आम के पत्ते बांधकर ऊपर तोरण बांध दिया। मुझे माँ के कहे सब अचानक याद आ गए। वे कहा करती थीं, बाहर दरवाजे पर आम के पत्ते मौली में गूंथ कर जरूर बांधना, क्योंकि आम हमेशा हरा भरा रहता है। आम के पत्ते बांधने के बाद मेरी गृहस्थी कितनी हरी भरी रहेगी, इसको देखने के लिए आज माँ मेरे बीच नहीं थी। उनके बारे में सोचकर मेरी आंखें भर आईं। मैं मिठाई की दुकान से एक डब्बा काजू कतली और नमकीन ले आया। दोनों ही नैना को बहुत पसंद थे। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी था कि नैना यहाँ पहुँचने का हर संभव प्रयत्न करेगी। मुझे नैना का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वह सीधी मेरे फ्लैट पर आ गई। उसके साथ उसकी बेटी भी थी, एकदम वैसी ही जैसे नैना को मैंने बचपन में देखा था। मुझे देखकर उसका चेहरा खिल उठा तो मन में आया कि उसे सीने से लगा लूं। आज मेरे बच्चे भी इतने ही बड़े होंगे। रूंधे गले से मैं इतना ही कह पाया, काश आज मेरे बच्चे भी होते। यह भी तो तुम्हारी ही बच्ची है, फिर भी अपने बच्चों को देखना चाहते हो तो सामने देखो। उसने मेरे कंधों का सहारा लेकर सामने टैक्सी की तरफ इशारा किया। मैं इन्हें हॉस्टल से लेकर आई हूँ। मैं जानती थी कि पत्नी के मरने के बाद तुम इनकी कमी महसूस करोगे। क्या वह नहीं रही? मैं चौंक गया। उन्हें गुजरे तो 6 माह हो गए हैं। उन्होंने जानबूझकर तुमको नहीं बताया। फिर मुझे एक तरफ ले जाकर बोली, इन बच्चों के मन में तुम्हारे प्रति यह कर कर जहर भर दिया गया कि तुम उनकी अंत्येष्टि में भी नहीं आए। बड़ी मुश्किलों और आश्वासनों के साथ इनको यहाँ लाई हूँ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं झट से नैना को साथ लेकर टैक्सी के पास गया और कसकर बच्चों से लिपट गया। थोड़ी देर साथ रहने के बाद नैना वापस जाने लगी तो मेरा मन टूटने लगा। किस अधिकार से उसे रोकूं? फिर भी भरे कंठ से बोला, रुक जाओ नैना, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ।
वह खामोश असहजता को छिपाने का असफल प्रयत्न करती रही। उसकी चुप्पी मुझे निराश कर गई। एक दीर्घ ठंडी सांस लेकर मैंने पूछा, नैना, क्या मेरा कोई अधिकार है तुम पर? ऐसा शरीर में कोई कोना है जहाँ तुम्हारा अधिकार न हो? वह मेरी आंखों में झांकते हुए बोली थी। उसके शब्द मेरे दिल की गहराइयों में उतर गए, जैसे इस छोटे से वाक्य में जीवन का सारा निचोड़ समाया हो। फिर डबडबाई आंखों से बोली, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ नैना। क्या? अब हम साथ साथ नहीं रह सकते? तुमने ऐसी वस्तु मांग ली है जो पहले से ही तुम्हारी थी। वह सिसकने लगी। शायद वह भी मुझसे सहारा चाहती थी। मैंने एक बार बच्चों की तरफ देखा। मेरे मन के भावों को पढ़ते हुए नैना बोली, अब ये बच्चे इतने नादान नहीं हैं। मैंने उन्हें अपने और तुम्हारे बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया है। कल पूरी रात बच्चे मेरे साथ थे। ये सब कुछ समझते हैं। मैंने दूर से बच्चों की तरफ देखा। तीनों बच्चे आंखों से इस रिश्ते को स्वीकार कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।